नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से, और अभी हम एमका की एरो इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। अभी बात बहुत ही कंफ्यूजिंग अपडेट होने वाली है, क्योंकि अभी तक हमको ये पता था कि जीटीआरई और सफरान के बीच अभी एक ऑफिशियल एमओयू को साइन किया जा चुका है, जिसके चलते वो आगे चल के भारत की फ्यूचर फाइटर जेट्स के लिए एक एरो इंजन को डेवलप करने वाले हैं। लेकिन अभी फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि अभी तक डीआरडीओ और सफरान के बीच कोई भी ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया। लेकिन ये बात सच है कि अभी सफरान की तरफ से भारत के साथ मिलकर एक एरो इंजन को बनाने के लिए और डेवलप करने के लिए बिड को सबमिट किया गया, पर अभी तक भारत की तरफ से इसमें सफरान के साथ मिलकर इसको डेवलप करना या नहीं ये क्लियर नहीं किया गया, क्योंकि भारत अभी रोल्स रॉयस के ऑफर को भी इवैल्यूएट कर रहा है, जो कि लगभग सेम कैटेगरी के इंजन को भारत के साथ मिलकर ही डेवलप करने के लिए दिया गया। लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अभी तक ये लगभग क्लियर था कि जीटीआरई और सफरान मिलकर एरो इंजन को डेवलप करने वाले, जिसमें सफरान भारत के साथ इस इंजन की कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी को शेयर करने वाला और इसकी सभी फ्यूचर एक्सपोर्ट को भारत ही करने वाला था, और यहाँ तक कि इसकी प्रोडक्शन सिर्फ भारत में होने वाले थे और इसमें सफरान का कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन अगर कभी किसी कंडीशन में किसी फॉरेन ओरिजिन एयरक्राफ्ट में इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई ऑर्डर करता है, तो वहां पर इस इंजन को उनको सप्लाई करने के लिए, यानी किसी थर्ड पार्टी कंट्री को इस इंजन को सप्लाई करने से पहले हमको फ्रांस से इजाजत लेने की जरूरत पड़ सकता था। लेकिन अभी ये जो रिपोर्ट सामने आया कि भारत ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया कि वो सफरान के साथ मिलकर एरो इंजन को डेवलप करेंगे या फिर नहीं करेंगे, मुझे काफी हद तक सही नहीं लग रहा है, क्योंकि रोल्स रॉयस के साथ अभी तक उतने अच्छे तरीके से भारत की तरफ से कोई भी बातचीत नहीं किया गया है और ना ही इसको लेकर कोई नेगोशिएशन किया गया था, जबकि फ्रांस के साथ एक इंजन को बनाने के लिए कंप्लीट डिस्कशन और फाइनेंशियल नेगोशिएशन को कंप्लीट किया जा चुका है। तो जहां तक मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट अभी फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से पब्लिश किया गया है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, फिर इसको मिसकोट किया गया है, क्योंकि पहले से बात लगभग क्लियर हो चुका है कि जीटीआरई और सफरान साथ मिलकर एक एरो इंजन को डेवलप करने वाले हैं। अगला अपडेट आईएनएस विक्रमादित्य को लेके। आप सब जानते हैं कि आईएनएस विक्रमादित्य अभी इंडियन नेवी का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे जल्दी आईएनएस विक्रांत ज्वाइन करने वाला है, और आईएनएस विक्रांत को अगले महीने ही नेवी में कमीशन करने का प्लान किया गया। लेकिन अभी एएनआई की तरफ से पब्लिश की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले सर्विसिंग और मेंटेनेंस को कंप्लीट करके बाहर आया था, उसमें अभी आग लग गई है। अब अभी तक आईएनएस विक्रमादित्य को ऑफिशियली नेवी की तरफ से डिप्लॉय नहीं किया गया था, क्योंकि अभी ये अपनी शेड्यूल मेंटेनेंस को कंप्लीट करके बाहर आया था। तो इनिशियली इसकी कुछ ट्रायल को कंडक्ट किए जा रहे थे और उसके बाद जाके इसको मिशन में डिप्लॉय करने का प्लान किया गया था। अभी जो फायर इंसिडेंट हुआ था, इसमें नेवी की तरफ से बताया गया कि इस दौरान किसी को भी कोई चोट नहीं आया था और तुरंत ही इस पर काबू कर लिया गया था। आमतौर पर शिप में फायर इंसिडेंट होना नॉर्मल बात होती है और मिशन के दौरान आग बुझाना हर एक सेलर के लिए एक ट्रेनिंग शेड्यूल की तरह होता है। तो इस दौरान भी जो आग लगा था उसको तुरंत ही काबू कर लिया गया था, लेकिन ये अभी तक बताया नहीं गया कि जो फायर इंसिडेंट हुआ था ये किस कारण की वजह से शुरू हुआ था। अगला अपडेट बोइंग की F-18 सुपर हॉर्नेट को लेके। अब सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से गोवा की शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में रफाल एम और F-18 दोनों को इंडियन नेवी की तरफ से टेस्ट किया जा रहा था, और कुछ ही दिन पहले ही बताया गया था कि दोनों की टेस्ट को अभी कंप्लीट कर लिया गया। इस दौरान रफाल की टेस्ट तो पहले ही कंप्लीट हो गई थी, लेकिन अभी F-18 की सभी ट्रायल को कंप्लीट किया जा चुका है। और अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे F-18 के मुकाबले रफाल थोड़ा पीछे चल रहा है, और बोइंग का ये कहना है कि टेस्टिंग के दौरान नेवी की तरफ से F-18 को उनकी हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से गोवा की शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से टेस्ट किया गया था, जिसमें एयर टू एयर लोडआउट के साथ, एयर टू ग्राउंड लोडआउट के साथ, एंटी शिप लोडआउट के साथ और यहाँ तक कि मिक्स्ड लोडआउट के साथ भी F-18 को वहां से टेस्ट किया गया था। अभी इसकी एक वीडियो को भी बोइंग की तरफ से रिलीज किया गया था, जिसमें F-18 को गोवा की शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से 2 एंटीशिप मिसाइल, 2 एयर टू एयर मिसाइल यानी कि एमराम और 2 क्लोज रेंज की हीट सीकिंग मिसाइल यानी कि साइडवाइंडर के साथ टेक ऑफ और लैंडिंग करते हुए और अलग अलग फ्लाइट मैनेवर को करते हुए दिखाया गया था। और बोइंग को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि आगे चल के रफाल के मुकाबले इंडियन नेवी को बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। यहाँ पर रफाल 2 मामले में F-18 के मुकाबले काफी पीछे चल रहा है, और वो ये है कि एक तो रफाल सिर्फ एक ही एंटीशिप मिसाइल के साथ टेक ऑफ कर सकता है, जिसके साथ वो मिक्स्ड लोडआउट में 2 VVR मिसाइल
और 2 क्लोज रेंज की मिसाइल को कैरी कर सकता है। और वहीं पर F-18 सेम एयर टू एयर लोडआउट के साथ 2 एंटी-शिप मिसाइल को कैरी कर सकता है, जो कि एक नेवल फाइटर के लिए काफी बड़ी एडवांटेजेस होने वाली है। इसके अलावा F-18 की विंग्स को फोल्ड किया जा सकता है और इसकी बोथ सिंगल सीटर और ट्विन सीटर वेरिएंट को कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता है। जबकि रफाल M की बात करें तो इसकी विंग्स को फोल्ड नहीं किया जा सकता और साथ ही इसकी ट्विन सीटर वेरिएंट को हम कैरियर से ऑपरेट नहीं कर सकते, जो कि एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव पॉइंट होने वाली है। यानी कि अगर हम यहाँ पे 26 एयरक्राफ्ट को खरीदते हैं जिसमें हम रफाल को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें से कम 8 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं और ऐसे में इन 8 एयरक्राफ्ट को हम कभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में बस 18 जेट ही रहने वाले हैं। तो इस सेक्शन में अगर हम रफाल के मुकाबले F-18 को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर हम सभी 26 एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकते हैं और इसीलिए बोइंग कॉन्फिडेंट है कि उनको आगे चल के ये टेंडर आसानी से मिल सकता है। अगला अपडेट एक बहुत ही सीरियस अपडेट होने वाली है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक फॉर्मर CIA के डायरेक्टर की तरफ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जो कि हो सकता है आप सभी की नजरिए को बदल सकता है। दरअसल ये बात हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता होगा कि शास्त्री जी की डेथ एक बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुआ था और आज तक इसको लेके कई कहानियां बताई जाती है कि एक साजिश थी जिसमें प्री प्लान्ड एक्शन के तहत शास्त्री जी का मर्डर किया गया था, लेकिन आज तक इसको लेकर कोई भी प्रॉपर सबूत नहीं मिले थे। अभी शास्त्री जी के परिवार यानी कि उनकी ग्रैंड चिल्ड्रन वैभव शास्त्री की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को एक रिक्वेस्ट किया गया कि शास्त्री जी की डेथ को लेके एक सेपरेट कमेटी को बिठाया जाए और फिर उसके ऊपर छानबीन किया जाए। आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब अचानक से क्यों शुरू किया जा रहा है। दरअसल अभी CIA के डायरेक्टर लेवल के ऑफिशियल रॉबर्ट कॉली की तरफ से बताया गया कि CIA के तरफ से ही शास्त्री जी को असैसिनेट किया गया था और ये रॉबर्ट कॉली ही थे जो कि उस दौरान CIA के कॉवर्ट ऑपरेशन के चीफ थे। इसको लेके अभी ये भी बताया जा रहा है कि हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी भाभा की डेथ के पीछे भी CIA का हाथ मौजूद था और शास्त्री जी के मौत के बाद हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत के पीछे भी CIA जिम्मेदार था, जो कि इनको असैसिनेट कर रहे थे। और इनको मानने के पीछे एक मेजर कारण ये था कि 1965 के बाद US को लगा था कि हो सकता है आगे चल के भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दिया जाएगा, जिस वजह से उन्होंने हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट और हमारे प्रधानमंत्री का असैसिनेशन करने का प्लान किया गया था। इसको लेके अभी एक बुक पब्लिश किया गया था जिसका नाम कन्वर्सेशन विद द क्रो है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप लोग देख रहे होंगे और इसमें आप सब देख सकते हैं कि रॉबर्ट कॉली ने बताया कि किस तरीके से CIA की तरफ से शास्त्री जी को असैसिनेट किया गया था या फिर हमारे एटॉमिक साइंटिस्ट को असैसिनेट किया गया था। और इसके बाद शास्त्री जी के परिवार की तरफ से भी उनकी मौत के पीछे क्या राज है जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने का डिमांड किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।